नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी अफवाह है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये है एनसीडीसी। ये वो इंस्टीट्यूट है जो हमारे देश में किसी भी बीमारी के आने पर उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है और कोरोना वायरस पर भी शुरुआत से ही एनसीडीसी की नजर रही है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने एनसीडीसी के डायरेक्टर से बात की और उन्होंने कहा कि ये बीमारी अब आने वाले 6 महीनों में एंडेमिक हो जाएगी, यानी कि इसी इलाके में सीमित हो जाएगी और इसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी वेव महज एक और नए वेरिएंट के आने से नहीं आएगी। देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत डॉक्टर सुजीत सिंह के साथ। इस वक्त हमारे साथ एनसीडीसी के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह हैं। सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 75 करोड़ डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन हो गए हैं, इसके क्या मायने और मतलब? देखिए, 75 करोड़ डोजेज जो हो गए हैं एक अचीवमेंट है देश के माध्यम से भी, और दूसरा हमारे अगर आप विश्व के माध्यम से भी देखें तो हमारे देश की जनसंख्या जो कि विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या को कैटर करता है, वो भी एक होता है संख्या। दूसरी चीज़ है उससे हमको डिजीज़ में किस तरीके का प्रोटेक्शन मिलेगा या समाज में किस तरीके का प्रकोप आगे हमें देखने को मिलेगा। तो मैं 2 तरीके से इसको देखना चाहूँगा। पहली चीज़ तो मैंने बताया नंबर। ये दुनिया में किसी भी देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि वो अपनी जनसंख्या के इतने बड़े समुदाय को एक प्रोटेक्शन दे पाया। दूसरी चीज़ टेक्निकली हम इसको देखेंगे तो जो हमें कोविड का प्रकोप देखने को मिल रहा था, जो हमने सेकंड सर्ज के द्वारा देखा या सेकंड वेव के दौरान देखा, और जो हम आगे थर्ड वेव की जो बात आगे काफ़ी चल रही है कि थर्ड वेव में क्या होगा, क्या पहले वेव से ज़्यादा होगी, या उसको भी हम इसके अनुपात से देखना चाहेंगे। अगर हमारा 75 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, मतलब एक तरीके से हम ये मान के चलें, अगर वैक्सीन की एफिकेसी को नापें तो अगर वैक्सीन की एफिकेसी हम 70% भी मानते हैं तो हम 75 करोड़ का 70%, करीब 50 करोड़ आबादी को हम ये मान के चल सकते हैं कि एक प्रकार की एफिकेसी से इम्यूनिटी मिली। अब उसको हम और आगे देखेंगे तो एक डोज के बाद हमें 75 करोड़ जो हमारा है टोटल डोजेस की बात है। इसमें हमारे कुछ है डबल डोज का कवरेज और कुछ है हमारा सिंगल डोज का कवरेज। सिंगल डोज के कवरेज से जो स्टडीज़ कहती हैं साइंटिफिक, वो कहती हैं 30 से 31% तक की इम्यूनिटी हमें मिलती है। तो एक हमें मिली 30 से 31%, जो कि हमारे 30 या 35 करोड़ लोग जिनको कि एक ही डोज मिली है, और दूसरी जिनको दोनों डोज मिल चुकी है उनको हम मान के चलते हैं कि 60 से 70% तक की इम्यूनिटी मिल जाती है। तो अगर हम इनको दोनों को समुचित रूप से देखें तो हमको ये होगा कि हमारी काफ़ी बड़ी आबादी को एक प्रकार की वैक्सीन वाली इम्यूनिटी मिल गई है, जो कि एक्सपोजर इम्यूनिटी के अलावा है। एक्सपोजर इम्यूनिटी हमें देती है, और जो आजकल आपको परिदृश्य देखने को मिल रहा है वो परिदृश्य दोनों का मिला जुला परिदृश्य है कि हमारे समाज में जो इम्यूनिटी लेवल है एक्सपोजर का या वैक्सीन का, उस इम्यूनिटी ने हमारे अंदर हमारे समाज में जो बीमारी का जो इंसिडेंस होना चाहिए, प्रेवलेंस होना चाहिए, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में करके रखा हुआ है, और जो आजकल आपको देखने को मिल रहा है। केरला में टीकाकरण बहुत हद तक अच्छी रफ्तार से चल रहा था, फिर भी वहाँ पे हालात अभी भी सुधर नहीं रहे। देखिए, हालात सुधरने की आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। केरला में जो आईसीएमआर का सीरो प्रेवलेंस सर्वे आया था वो बताता था 44%, जो कि देश में न्यूनतम है किसी भी स्टेट के लिए। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि वहाँ ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल बाकी राज्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा था। अगर ससेप्टेबल पूल ज़्यादा होगा, वायरस का इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन को अटैक करने के लिए ससेप्टेबल लोग ज़्यादा मिलेंगे। कब तक उम्मीद करें सर केरला में हालात सुधरेंगे? मेरे ख्याल से अब हम सुधार की ओर चल रहे हैं। आपको देखने को मिल रहा होगा डेली जो हमारे न्यू केसेस आते थे वो जो 30,000 तक पहुंच गए थे, एक टाइम में 40,000 तक भी पहुंचे। आज की तारीख में वो काफ़ी हद तक 15 या 16,000 पे आ गए हैं। तो निश्चित रूप से मेरा ये खुद का अनुमान है कि वैक्सीनेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है और बीमारी भी कंट्रोल में आ रही है, तो काफ़ी हद तक हम लोग इसमें कंट्रोल की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो ये पेंडेमिक बड़ा कॉम्प्लेक्स पेंडेमिक है, हमारे ज़्यादातर अनुमानों को इसने गलत साबित किया है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि आगे के रूप में हम जैसा साइंटिफिक स्टडीज़ कर रहे हैं, अनसर्टेनिटीज़ को सर्टेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि हम आगे के 4-5 महीने में 6 महीने के दौरान निश्चित रूप से हम एंडेमिक की ओर बढ़ जाएंगे। एंडेमिक को अगर मोटे
मोटे तौर पे संक्षेप में बताएं, पब्लिक अगर जानना चाहती है क्या एंडेमिक। एंडेमिक का हमारा अर्थ सिर्फ ये होता है कि जब बीमारी की मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी एक कंट्रोल दायरे में, जो कि हमारा हेल्थ सिस्टम जिसको बियर कर पाए और हमारी पॉपुलेशन में एक सीमित अनुपात के रूप में ये आ जाए। क्योंकि देखिए रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ और वायरल डिजीज़, इनको कंट्रोल, क्योंकि वायरस के लिए हमारे पास कोई एंटीबायोटिक नहीं होती और एंटीबायोटिक बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करती है। तो वायरस को देखें, एंटीवायरल थोड़े सीमित रूप से, और अभी तक जहाँ तक इसकी बात है कोई भी ऐसा श्योर शॉट एंटीवायरल हम नहीं कह सकते जिससे कि इस वायरस का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। तो आज की तारीख में हम ये मान के चलते हैं कि इस वायरस इन्फेक्शन को हम एक सीमित दायरे तक ला सकते हैं, और वही हमारा प्रयास है कि इसको हम एक ऐसे लेवल पर ले आएं जहाँ पर कि ये महामारी का रूप ना ले पाए, और हमारी मृत्यु दर जो इसमें हमको शुरू में या दोनों वेव के दौरान देखने को मिली, अप्रत्याशित तौर पर जो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जो कि हमारे हेल्थ सिस्टम को भी जिसने पूरी तरह से स्ट्रेन कर दिया था, तो उसको हम एक तरीके से मैनेजेबल लेवल पर ला पाए। ब्रेक थ्रू को लेकर लोगों के मन में चिंता है, टीका लें तब भी इन्फेक्शन हो जाए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन एक सामान्य प्रक्रिया है। हम इसको इस तरीके से नहीं देख सकते कि हमने वैक्सीन भी ले ली और ब्रेक थ्रू भी हो गया, ये तो होगा ही। देखिए, मैंने आपको अभी वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में बतलाया। अगर किसी भी वैक्सीन की एफिकेसी 100% तो किसी की भी नहीं होती दुनिया में, तो अगर हमारी वैक्सीन की एफिकेसी 70% है या 80% है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 30% या 25%, 20% लोग हमेशा उसमें उस दायरे के बाहर होंगे। मतलब 100 लोगों को वैक्सीन दी गई, 70 को प्रोटेक्शन मिलेगा, 30% को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर आपने वैक्सीन ली है उसके बावजूद भी आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ताकि आपको 100% प्रोटेक्शन मिल पाए। और यही मेरा इसमें भी कहना है कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस आते हैं, नंबर 1 वो 30% पॉपुलेशन में आएंगे, नंबर 2 हमारी एक अनसर्टेनिटी होती है वेरिएंट्स के दौरान भी। आपने देखा होगा डेल्टा वेरिएंट पर काफ़ी स्टडीज़ की गई हैं और अल्फ़ा वेरिएंट पे भी की गई हैं। इन सभी वेरिएंट में जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो की गई थी ओरिजिनल वुहान वायरस के हिसाब से, और या पहली बार जो हमारा D614N आया था उसके दौरान की गई थी। तो वैक्सीन को मॉडिफाई किया जाता है, लेकिन अगर एफिकेसी एक सीमा से कम हो जाए तो। यहाँ पर इम्यूनिटी की बात आती है सर, इम्यूनिटी वैक्सीन लेने के बाद कब तक, और ऐसे अगर इन्फेक्शन हो जाए जो नेचुरल इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी कब तक रहती है? देखिए, बड़ा आपने एक वही अनसर्टेनिटी के दायरे में हम आ गए। जैसा कि मैंने वेरिएंट्स का अनसर्टेनिटी बतलाया, इम्यूनिटी भी एक अनसर्टेन आज की तारीख में है। आज की तारीख में जो अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया है वो ये किया है कि एक इम्यूनिटी एंटीबॉडी लेवल डेवलप होता है वैक्सीन के बाद। अगर वैक्सीन की एफिकेसी के अंदर वाले प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं तो उसके बाद एंटीबॉडी लेवल ग्रेजुअली कम होना चालू हो जाता है। तो विभिन्न वैक्सीनों में अलग अलग, जैसे हम कोविशील्ड, कोवैक्सीन या mRNA और दूसरी वैक्सीन की बात करें तो ये साइंटिस्ट लोगों ने ये स्टडी किया है कि करीब करीब 70 से लेकर 100 दिन के दौरान वैक्सीन का इम्यूनिटी लेवल कम होने लगता है। और इसी के कारण जब इम्यूनिटी लेवल आपका प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी लेवल के नीचे चला जाता है तो आप ससेप्टेबल पॉपुलेशन के पूल में जुड़ जाते हो। तो जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल शुरू में मान लीजिए 70% था, तो बाद में बढ़ के 80 हो जाता है, 90 हो जाता है। तो यही आपको जो वेव का जो प्रक्रिया मिलती है, जो आपको सर्ज मिलती है, या जो हम थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, वो क्यों बात कर रहे हैं कि एक बार हमको मई के दौरान जो हमारे पूरे देश में भयंकर तरीके से बीमारी फैली और एक्सपोजर हुआ लोगों को वायरस का, उस एक्सपोजर ने एक एंटीबॉडी लेवल डेवलप किया कम्युनिटी में। फिर हम लोगों ने वैक्सीन की गति भी बहुत तेज़ी से बढ़ाई। इन दोनों ने ही मिलके हमारे समाज में एक ससेप्टेबल पॉपुलेशन के पूल को कम करने का काम किया। सर एक चीज़ और यहाँ पे समझना चाहेंगे, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 60 साल से ऊपर के लोग, लंबा वक्त हो गया इनका वैक्सीन लिए हुए, दोनों डोज भी पूरे हो गए, जी, तो क्या बूस्टर डोज को लेकर कोई चर्चा चल रही है? क्या ज़रूरत पड़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल चल रही है बूस्टर डोज को लेकर, लेकिन मेरा इसमें के बारे में यही अनुभव है कि हम लोगों को, जनता को, मतलब मेरा जनता से ये अनुरोध है कि ये चीज़ें हमको साइंटिस्ट पर छोड़ देनी चाहिए। साइंटिस्ट लोग इस बार का एक वैक्सीन का टास्क फोर्स बनी हुई है, एक जो इस बात को स्टडी करती है, दुनिया भर के आंकड़े देखती है, और उन आंकड़ों के आधार पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी चलते हैं। हमारे यहाँ लैब में वायरस को, अलग अलग वेरिएंट्स को कल्चर किया जाता है, फरीदाबाद में भी किया गया, NIV पुणे ICMR ने भी किया है, और उसका हम लेबोरेटरी में वेरिएंट्स के ऊपर प्रभाव देखते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि वेरिएंट्स का प्रभाव, वैक्सीन का प्रभाव वेरिएंट से कम होता जाता है,
या वैक्सीन की एंटीबॉडी लेवल इतनी कम हो जाती है तो साइंटिस्ट लोग इस बात की रिकमेंडेशन देते हैं कि अलग डोज देके या बूस्टर डोज देके उस इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाया जाए। ये कई देशों में इसको ऊपर काफ़ी आगे बढ़ गए हैं वो, और हमारे वैज्ञानिक भी इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही कुछ होगा निश्चित रूप से वो रिकमेंडेशन भी जनता के सामने लाई जाएगी। कोवैक्सीन WHO की लिस्ट में कब तक शामिल होगी? कोवैक्सीन का काफ़ी भारत सरकार ने पूरे इसके वो दे दिए हैं, जितने साइंटिफिक एविडेंसेस लगते हैं पूरे डॉक्यूमेंट दिए जा चुके हैं। और मेरा खुद का अनुमान और विभिन्न एक्सपर्ट्स का भी अनुमान ये है कि हमें जल्दी ही इससे, और हो सकता है सितंबर एंड तक या अक्टूबर प्रथम माह तक हमें इसकी अनुमति मिल जानी चाहिए। एक चर्चा होती है सर, कोविड के दौर में जो सांस की और बीमारियां थी उसको लेकर क्या हिसाब किताब रहा है? क्या वो घटी हैं या बढ़ी हैं वो? नहीं, निश्चित रूप से उसमें एक कमी आई है, लेकिन अभी आपने जैसे आप ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, हम लोगों ने मास्क, ट्यूबरक्लोसिस भी ड्रॉपलेट और इस इन्फेक्शन से फैलता है, तो मास्क ने हमको काफ़ी हद तक बचाव दिया। ट्यूबरक्लोसिस का जो परसेंटेज में कमी मानी गई थी कि 20 से 25% तक इसमें कमी आई है, तो एक बहुत बड़ी हमको इससे एक बेनिफिट भी मिला है मास्क को अपनाने से। तो एक ट्यूबरक्लोसिस है, दूसरी स्वाइन फ्लू भी इस बार आपने देखा होगा काफ़ी कम उसका प्रकोप हुआ, नंबर एक। और भी हम बात करें जैसे जो भी रेस्पिरेटरी ट्रांसमिटेड जो बीमारियां हैं उनका प्रकोप काफ़ी कम रहा, लेकिन फिर भी इसका कुछ पूरी तरह से तो हम नहीं कह सकते कि आप इससे पूरी वो है, लेकिन हाँ कमी निश्चित रूप से हुई है। और उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ही हम मुख्य योगदान मानेंगे, बजाय इसके कि अगर कोविड से इन्फेक्शन हो गया तो हमें दूसरा, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब एक वायरस से दूसरे वायरस का क्रॉस इम्यूनिटी का इतना रोल नहीं मानता मैं जितना कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मानता। सीवेज सर्वे की बात हो रही, थोड़ा अगर बता पाए संक्षेप में सीवेज सर्वे क्या है और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सीवेज सर्वे दुनिया भर में आपने को मालूम ही होगा, पोलियो के लिए हम लोग सीवेज सर्वे करते हैं, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, और सीवेज में हमें पोलियो का, वाइल्ड पोलियो वायरस की जो स्टडीज़ चलती रहती हैं, तो एनसीडीसी की हमारी लैब भी इस प्रकार से सीवेज सर्वे करती है। उसी की तर्ज पे ये एक वो किया गया, स्टैंडर्डाइज किया गया मेथड, जिस मेथड के अनुसार सीवेज में हमें कोविड का वायरस ढूंढने का एक प्रक्रिया बनाई गई। तो सीवेज ये होता है कि जब आपके कोई भी आप वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपके गट में भी वो वायरस जाता है। तो अगर इंटेस्टाइन में और उसके माध्यम से आपके सीवेज में वो चीज़ जा रही है, तो सीवेज में ये देखा गया है कि 7 दिन पहले अगर किसी एरिया में ट्रांसमिशन बढ़ रहा है तो उससे कुछ पहले हमें सीवेज में भी वायरस का बढ़ोतरी मिल जाती है। और उस वायरस की अगर हम सीवेज का एक साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस करें तो उसको हम पहले पकड़ सकते हैं, और हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पे कि हमें अपने कंट्रोल मेजर्स को या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ज़्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो उस प्रकार का ये एक स्टडी है, ये मल्टी सेंट्रिक के रूप में काम की जा रही है, और इंसाकॉग का जो हॉस्पिटल वाली स्टडी है उसके साथ ही हम इसको भी चालू कर रहे हैं। तो ये दोनों हमारे लिए एक, कहाँ करेंगे सर? ये अभी तो हम फिलहाल मेट्रोस के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसका क्योंकि क्या है कि इसके लिए सीवेज हमको तरीके से लेना पड़ता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STPs को टारगेट करना पड़ता है, और उसमें से एक पर्टिकुलर मात्रा में उस लेके और उसको एक प्रोसेस करना पड़ता है। तो उस प्रोसेस का अभी ये दुनिया भर में कहीं पे भी बहुत ज़्यादा इसको हम वो नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया बढ़ रही है, और जैसे ही हम लोग इसमें पूरी तरह से दक्षता हासिल कर लेंगे, निश्चित रूप से ये काफ़ी उस रूप फैलाव के रूप में भी ले सकते हैं इसको। एक सवाल, क्योंकि आप एनसीडीसी के डायरेक्टर से बात हो रही है सर, तो डेंगू आउटब्रेक यूपी में क्या अभी आपका आकलन कहता है सर, क्या स्थिति? देखिए, ये है एक वेक्टर बाउंड डिजीज़ है जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, और वेक्टर बाउंड डिजीज़ का हम ये कहें कि रेस्पिरेटरी या कोविड के माध्यम से उसमें कोई कमी हो गई थी तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारी खुद की गतिविधियों पर निर्भर करता है। अगर हम वेक्टर ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ोतरी देते रहेंगे, डेंगू हमारा एडीज मॉस्किटो से होता है, जो आपको मालूम ही होगा, डेंगू, चिकनगुनिया और ये सब हमारे एडीज मॉस्किटो द्वारा होते हैं। और एडीज की जो ब्रीडिंग है, जैसे ही थोड़ा पानी गिरता है फ्रेश वाटर में उसकी ब्रीडिंग बढ़ जाती है, और ये डे बाइटिंग मॉस्किटो है जो कि बच्चों को और किसी को भी काट सकता है। तो आप उस एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि वेक्टर ब्रीडिंग जो आंकड़े कहते हैं, वेक्टर ब्रीडिंग बहुत जगह मिली है, और वेक्टर ब्रीडिंग को जब तक कि हम पूरी तरह से लार्वा पॉपुलेशन को समाप्त नहीं करेंगे, अगर आपके लार्वल पॉपुलेशन वेक्टर ब्रीडिंग को प्रमोट करते रहेंगे, तो हम इस प्रकार की बीमारी से जो है उतना बचाव। फिर आ जाती है ट्रीटमेंट की बात। एक बीमारी का फैलाव होगा मॉस्किटो से एक आदमी से दूसरे आदमी को लगने का, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट।
तो ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन फैलाव को रोकने के लिए हमें वेक्टर ब्रीडिंग को टारगेट करना मुख्य रूप से जरूरी है। देश भर में क्या स्थिति होगी डेंगू से? देश भर में कोई ऐसी खास स्थिति अभी आज की तारीख में नहीं है, और लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा जहाँ जहाँ जैसे आपको देखो अभी बाढ़ का प्रकोप चल रहा है, चाहे हमारा गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बहुत सारे प्रदेशों में, इवन हमारे आंध्रा और गोदावरी वगैरह में भी बाढ़ की स्थिति है। तो जब बाढ़ आती है तब ये वाटर बॉडीज डाइल्यूट हो जाती हैं, उसमें इतनी ब्रीडिंग नहीं होती, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब हम बाढ़ के इससे थोड़े से आगे बढ़ते हैं बरसात के सीज़न से, तो हमारी जो पानी कलेक्ट हो जाता है, फ्रेश वाटर कलेक्शन, वो हमारे इन ब्रीडिंग को वो देते हैं। तो क्या राज्यों को अलर्ट किया है सर? जी हाँ, राज्यों को अलर्ट किया जा चुका है, और हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो डिवीज़न है, जो हमारे एनसीडीसी के कैंपस में ही उसका संस्थान भी है, वो इसके ऊपर लगातार कार्य करता है और लगातार आंकड़े भी इसके देखते हैं। और हम लोग बाकायदा हर बार, और इसके जो मेथड्स हैं कोई बहुत बड़े मेथड्स नहीं हैं, अगर हम अपने कूलर को समय पर खाली करें और पूरी ब्रीडिंग को उसमें चेक करवाते रहें, थोड़ा सा हम ऑयल वगैरह यूज़ करें, मतलब ब्रीडिंग को किस तरीके से मॉस्किटो के जो डेंसिटी है उसको अगर हम अंडर कंट्रोल रखेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पर कंट्रोल पा पाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, क्या कोई नए रिकॉर्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं टीकाकरण को लेकर? निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं हम, दिनों दिन। आपने देखा कि हमारे यहाँ कितने दिन ऐसे आ चुके हैं जब 1 करोड़ से ऊपर, इवन 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख तक हम लोग पहुँचे हैं। और क्यों नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम नया रिकॉर्ड उस दिन बनाएं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो एनसीडीसी के डायरेक्टर ने साफ कहा है कि हम चाहें तो तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं, बस इसके लिए हमें याद रखना होगा कि हम दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।